इस एक ही वीडियो में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आई हुई हैं, वो सारी मैं आपको करा रहा हूँ। जिन पे स्टार लगा रखा है वो तो पक्का ही आई हुई हैं, और जिन पे स्टार नहीं लगा रखा जो एक्सपेक्टेड है वो भी मैंने यहाँ पर आपको कराई है। ये एक्टिविटी सीरीज सब कुछ कराऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है आपकी बुक का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और इस इक्वेशन पे स्टार लगा रखा है, मतलब ये पहले एग्जाम में आया हुआ है। होता क्या है इस रिएक्शन में? लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन रहा है लेड आयोडाइड, जिसका कलर होता है येलो कलर, येलो पीपीटी। इस साइन को ध्यान रखना है। ये जो साइन है यह बता रहा है कि प्रेसिपिटेट बनेगा सॉलिड स्टेट में, जो पानी में घुलेगा नहीं, इसे हम कह रहे हैं प्रेसिपिटेट, और लेड नाइट्रेट बनता है। एग्जाम में क्या सवाल आएगा? एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आपको यहाँ बताना है कि ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, ये देखिए, यहाँ पर ये चीज है और यहाँ पर दो चीजें हैं, ये भी दो चीजें हैं, तो ये वाली चीज इसके साथ चली जाती है और ये वाली चीज इसके साथ चली जाती है। मीन्स दोनों आपस में अपने जो उनके ग्रुप में जो दोस्त हैं वो बदल जाते हैं। उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करना है, इस रिएक्शन को याद करना है, और येलो पीपीटी आएगा, इसे भी हमें याद करके रखना है। अब ये आ जाती है आपकी दूसरी इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो बनता है स्लैक्ट लाइम। ये जो स्लैक्ट लाइम है इसके साथ साथ बुलबुले आते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीट के कारण से ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। आपको मैं बहुत ही अनोखी चीज बताऊंगा, ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होती है। जैसे ये जो स्लैक्ट लाइम है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैच होता है, मिलता है, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट मार्बल या लाइमस्टोन, जो कि प्योरली व्हाइट कलर का होता है। आपसे एग्जाम में किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारे घर में हमारे आसपास सब जगह यूज हो रहा होता है। हम ले आते हैं क्विक लाइम मार्केट से खरीद के, उसको घोलते हैं पानी के अंदर और बनाते हैं स्लैक्ट लाइम, जिसमें कुछ बुलबुले आते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। फिर हम क्या करते हैं, इस दीवार के ऊपर इसकी करते हैं पेंटिंग। जब पेंट करते हैं इस दीवार को, यानी व्हाइट वॉश करते हैं, तो इसका कलर हो जाता है व्हाइट, क्योंकि अभी ये स्लैक्ट लाइम था और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से मिलने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी दीवाल के ऊपर, इसलिए हमें दीवाल व्हाइट कलर की शाइनी दिखती है। तो इस टाइप का रिएक्शन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ये यहाँ पर, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा, बट ये इंपॉर्टेंट दे रखा है क्योंकि ये पिछली बार आया हुआ है। तो ओरिएंटेशन और सवाल देने का जो तरीका होगा वो इस तरीके का होगा जो मैंने आपको बताया। अगली रिएक्शन में है फेरस सल्फेट। ये जो फेरस सल्फेट है ये खुद ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए ये फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल है, तो इसके आसपास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब एक क्रिस्टल के पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स घिरे हुए हैं उस क्रिस्टल को, इसलिए इसका कलर होता है ग्रीन। इसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं, ये जो ट्राइंगल है ये हमारे हीट को दर्शाता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है और इसके अंदर से पानी रफू चक्कर हो जाता है, पानी निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आती है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपसे ये कहा जाएगा कि इसमें किसकी सफोकेटिंग स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल किसकी आती है। तो आप यहाँ बताएंगे कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है इसके कारण से कलरलेस पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल आती है। ऐसा लगता है जैसे अंडे सड़ गए हैं। लैब में जब एक्सपेरिमेंट करा रहे होते हैं तो सड़े हुए अंडे की स्मेल आने लग जाती है। तो हम पूछते हैं कि कोई कुछ बुरा तो नहीं लग रहा, कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा आपको, लेकिन बच्चे बताते नहीं है कि उनको सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है। तो ये रिएक्शन इस कारण से यहाँ पर मैंने दे रखी है, इसमें कलर चेंज हो रहा है और स्मेल भी प्रोड्यूस हो रही है। ये वाली रिएक्शन एग्जाम में आई हुई है क्योंकि स्टार लगा हुआ है। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला याद रखिएगा, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, को जब हम हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड, जिसका कलर होता है येलो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो लैब में रेडिश कलर का, ब्राउनिश कलर का वेपर प्रोड्यूस होता है, कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा बच्चे प्रतीत करने लग जाते हैं। तो येलो कलर का तो आपका लेड ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है रेडिश ब्राउन फ्यूम के साथ।
जमाना बदल गया है, अब कौन ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज करता है। सबको कलर चाहिए, मोबाइल में खींचते रहो, इधर खींचते रहो। कई जगह तो मोबाइल ले जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतनी खिंचाई होती है मोबाइल की, इतनी खिंचाई होती है मोबाइल की कि लोग देखने कम फोटो खींचने ज्यादा आते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। होता क्या है इस रिएक्शन में, सिल्वर क्लोराइड है जिसको सनलाइट में रखने के बाद सिल्वर और क्लोरीन में ये टूट जाता है, यानी इसका होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में कोई प्रोडक्ट, कोई केमिकल टूट जाता है अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो ये इजी रिएक्शन है, पूछा जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के रूप में आपसे। ये रिएक्शन भी आई हुई है एग्जाम में। होता क्या है, आयरन नेल, आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें डुबो के छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद होता क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर हो जाता है ग्रीन, और कॉपर जो है आयरन नेल के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर कोट हो जाता है, ब्राउन कलर का कोट हो जाता है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में तो पहले ये कलर पूछा जाएगा कि ग्रीन कहाँ से आया, ब्लू कहाँ से आया, आप ये बताओ। दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि इस आयरन ने कॉपर को क्या किया, क्यों किया ऐसा, इस कॉपर के साथ लात मार के भगा दिया इसको, ऐसा करने का क्या कारण है। मैं आपको बताता हूं, इसका कारण है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज का सवाल नहीं आया हो। तो मैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूं आपके लिए, लिखिए KNaClMgAlPbHCuHgAgAu। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। आप देखेंगे इसके अंदर, तो आयरन कहाँ पे है, ये है आयरन, और कॉपर कहाँ पे है, कॉपर है नीचे। नीचे का मतलब ये है कि यहाँ से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी घट रही है। ये उच्च श्रेणी के मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जो नीचे श्रेणी के मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो आयरन यहाँ पर रिएक्टिव होने के कारण से कॉपर को लात मार के भगा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव मेटल है उसको भगा देता है उसके सॉल्यूशन से। तो ये रिएक्शन हो रही है, बहुत ही फेवरेट है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये रिएक्शन अपने हाथों में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। भाई याद कर लीजिए इस रिएक्शन को, क्योंकि यही एक रिएक्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट में पूछी जाती है। एक रिएक्शन तो मैंने बताया जिसमें लेड आयोडाइड बन रहा है, येलो कलर का पीपीटी। एक रिएक्शन ये है जिसमें बनता है बेरियम सल्फेट। होता क्या है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। इनका कोई कलर नहीं होता, ये पानी की तरह आपको दिखेंगे लैब में जब आपको रिएक्शन कराया जाएगा। लेकिन जब इन पानी तरह के दोनों कंपाउंड्स को मिलाया जाएगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट। और ये एरो ये दिखाता है कि बनता है पीपीटी, यानी बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी बनेगा, क्रिस्टल व्हाइट पीपीटी बनेगा। वो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा व्हाइट पीपीटी बनता है। आप कहेंगे बेरियम सल्फेट। रिएक्शन कौन सी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती किससे है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आयनिक एक्सचेंज के कारण से। आयनिक एक्सचेंज के कारण से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन एक दूसरे की पूरक है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, जिसमें ब्राउन कलर का कॉपर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर के बाद बनता है कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो ये ऑक्सीजन रफू चक्कर हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है इसके पास से, तो हो जाता है ये कॉपर, दोबारा से वही ब्राउन कलर आ जाता है। याद रखिएगा इसमें हीट की जरूरत होती है, इसमें हीट की जरूरत नहीं होती। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना होता है रिडक्शन। तो इसमें हम इन दोनों रिएक्शन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम इन दोनों रिएक्शन को लिखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मींस रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और ये है रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की पूरक है।
बहुत कम पूछी गई है बट इम्पोर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है। इस रिएक्शन को तो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको कहीं एनसीईआरटी में दिखेगी नहीं, किसी यूट्यूब चैनल पे इसको बताएंगे नहीं, लेकिन ये एग्जाम में जब आती है तो आंखें खुली रह जाती हैं, दिमाग फट जाता है, ये सवाल कहाँ से आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज कैसे नहीं याद करी थी मैंने। होता क्या है, इसमें हो रहा है रस्टिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर लग रहा है जंग। कॉपर जब गैसेस एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती हैं, पानी, हवा, ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, इनके साथ जब ये रिएक्ट करता है, गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके ऊपर ग्रीन कलर आ जाता है। ये जो ग्रीन कलर है, इसका देखो, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होके आते हैं ग्रीन कलर। आपसे पूछा जाएगा ये जो ग्रीन कलर है ये कौन सा, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आप कहोगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी ये बेसिक नेचर का हो जाता है। कॉपर में रस्टिंग होती है तो हो जाता है ग्रीन कलर। ये होता है गैसेस इन एटमॉस्फेयर के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाय हाय, लोहे में जंग लग गया, हाय लोहे में जंग लग गया, अब तो इसे बदलना पड़ेगा, लेयरिंग खराब हो गई। ये जो लोहा है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं रस्ट। रस्ट सिर्फ आयरन के केस में कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रस्टिंग का ये रिएक्शन लिख के दिखाओ। जब रिएक्शन लिखते हैं ना, तो ये एक्स को भूल जाते हैं, और ये एक्स भूलने के कारण से हमारा सारा काम खराब हो जाता है, रिएक्शन में पूरे नंबर नहीं आते। तो एक्स को यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है। पहला सवाल रिएक्शन लिखना है। दूसरा सवाल कौन से कलर का आता है, तो ब्राउन। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो किसी किसी एग्जाम में, ओलंपियाड एग्जाम में वगैरह में पूछा गया था, सीबीएसई भी पूछ सकता है भाई। एफई को जब रस्ट लगता है तो इसका मास बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ जाता है। वजन देखो ना आप, ये एफई था, इसका वजन कुछ था, इसके अंदर पानी मिल गया और वाटर मिल गया, तो इसका मास बढ़ गया। तो हमें ये तीनों चीजें याद रखनी है, रस्टिंग की रिएक्शन, ब्राउन और मास। और ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ओलंपियाड वगैरह में पूछा गया है, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। सबसे पहली रिएक्शन है इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक ग्रैन्युल्स डाले जाते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट। अरे वाह, ये तो रिएक्शन बहुत आसान सी लग रही है, लेकिन ये एग्जाम में पूछता क्यों है? इसमें तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि कलर निकल रही हो, फ्यूम्स निकल रहे हो, लेकिन एग्जाम में इसका पूछने का सिर्फ एक ही कारण है, वो आपके एक नंबर कम करना चाहता है। वो कम किस लिए करना चाहता है? क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद हो गया तो एक नंबर पक्का इस रिएक्शन में। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, 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 याद कर लीजिए। ये एक ही रिएक्शन है, चाहे आप सोडियम कार्बोनेट लें, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें। क्योंकि एग्जाम में आई हुई है तो मैंने एक साथ लिखा है, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है नमक, ये फुद्दू सा नमक, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सेम ही चीज बनती है, नमक, पानी और गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का, वेपर्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि व्हाइट पीपीटी, लाइमस्टोन, मार्बल बनता है। अरे जो आपके घर के फर्श पे बिछा होता है ना मार्बल, वो यही चीज है, वो ऐसे ही बनाया गया है। और ये पीपीटी है, पीपीटी का मतलब ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को भी याद करना। एग्जाम में एक बार दिया हुआ था कि इस रिएक्शन, इस एरो को क्या कहते हैं, और इस एरो को क्या कहते हैं जो रिएक्शन में यूज होता है। तो इस एरो को कहते हैं जब गैस रिलीज होती है तब, और इस एरो को कहते हैं जब पीपीटी यानी सॉलिड चीज बनती है जो पानी में नहीं घुलती। तो ये एक एक नंबर का रिएक्शन का जो एरो है ये आया हुआ था एग्जाम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट यानी इनसोल्यूबल जो होता है वाटर के अंदर, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से, और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हमें ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रखा जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो अगेन सॉल्यूबल इन वाटर होता है। तो एग्जाम में पूछने के लिए इनको क्या मिलता है, पहले ये कहते हैं इनसॉल्यूबल इन वाटर है, फिर ये कहते हैं सॉल्यूबल इन वाटर है। तो इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल होने का जो कारण है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ये दोनों रिएक्शन आप एक साथ याद कीजिए, एग्जाम में ये पूछा हुआ है लेकिन ये वर्ड में पूछा जाता है। ये रिएक्शन है जो एग्जाम में नहीं आई हुई है। होता क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है, इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हैं
तो बनता है ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड। एक्सपेक्टेड रिएक्शन है, याद कर लेना है। स्लैक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन गैस इसके ऊपर फेरी जाती है जैसे आपको कोई आशीर्वाद देता है, सेम ऐसे ही जब क्लोरीन का आशीर्वाद इस स्लैक्ट लाइम को मिलता है तो ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और इसी ब्लीच के लिए तो शादियों में आपने देखा होगा, सैलून में लाइन लग जाती है कि ब्लीच कराना है। ये वही ब्लीच है, सफाई क्लीनिंग के काम आता है। वाटर को क्लीन करने का काम भी ब्लीचिंग पाउडर का होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपने किया, अब है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन होता क्या है? तो वो कहता है दो कंपाउंड्स के नाम लिखो जिससे बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है। तो पहला कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड है अमोनिया। इसको तो वो पूछता ही नहीं है, इसे कहता है ये पानी है और ये हवा है, ये तो मिल ही जाती है। तो जो दो मेन कंपाउंड है जिसके कारण से ये बनता है वो है कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया। कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया पानी हवा के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा कड़ी पकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है। चेंज कर देते हैं उसको, किसमें चेंज करते हैं कमेंट करके बताइए। यह है आपका बेकिंग सोडा। जब हम इसे हीट करते हैं तो बनता है सोडा एस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो आपने कुरकुरे देखे होंगे, कुरकुरे में ऐसे छेद होते हैं। ओके। बर्गर खाया होगा तो बर्गर में भी ऐसे छेद होते हैं। ये छेद कहाँ से बन जाते हैं? आपने ढोकला खाया होगा, डोसा खाया होगा, उस डोसे में भी ऐसे छेद होते हैं। ये जो छेद हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इधर आती है? जब हम उसका डफ बनाते हैं, उसको भूनते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। और जब उसे पकाते हैं तो बनता है सोडा एस, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। हर मॉलिक्यूल जब पकता है तो उस मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो जिस रास्ते से वो निकल रही है ना, बस वो ही होल क्रिएट करता है और उसको पफी बनाता है। तो यहाँ पे आपको होल क्रिएशन और पफी बनने का कारण मिल गया है, जो एग्जाम का बहुत फेवरेट है। कड़ी पकौड़े बनाओ और पफी बनाओ और ये बनाओ, कहाँ से बनाओ, कैसे बनाओ, केमिकल का नाम लिखो और उसकी प्रिपरेशन लिखो। तो आप इसको जरूर तैयार करिएगा। मेरे एग्जाम में आया था कि पकौड़ा कैसे बनेगा, सेम यही इक्वेशन लिखनी थी। पकौड़ा डालते वक्त एक ऐसी चीज डालेगी जिससे पकौड़े पफी हो गए, तो वो रिएक्शन लिख के दिखाओ। ये अगली रिएक्शन की कंटिन्यूएशन रिएक्शन है क्या इसके अंदर? बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फ्रॉम एनी एसिड के H प्लस आयन से रिएक्ट किया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड। देखिए, यहाँ पे इसके साथ कोई सॉल्ट होगा, सेम ऐसे ही इसके साथ वही सॉल्ट होगा। मान लिए यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl होगा। समझ में आ गया होगा कि इसके साथ जो चीज है वो यहाँ भी है। तो फ्रॉम एनी एसिड के H प्लस आयन के साथ जब रिएक्शन होता है तो बनता है बेकिंग पाउडर। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए रिएक्शन लिखो कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो आपको लिखनी है ये रिएक्शन। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो आपको इसके ऊपर वाली रिएक्शन लिखनी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली। तो ये तीनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे इसका तो यूज ये हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपको याद करना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करना है। जितने जो 5 सॉल्ट हैं उनके यूज भी आपको याद करने हैं इनकी प्रिपरेशन के साथ। बनते कैसे हैं और इनका यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है वाशिंग सोडा कैसे बनता है। तो वाशिंग सोडा बनने का प्रोसेस है, सोडियम कार्बोनेट जो अभी ऊपर बना था उसके अंदर 10H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो हर सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे तो इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर भी एग्जाम पूछा गया था कि ये भी देखो, ये भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, पानी मॉलिक्यूल इसके साथ है। ठीक ऐसे ये भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ है। तो जिसके साथ जिस एटम मॉलिक्यूल के साथ पानी के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऐड हों हर एटम के साथ, तो उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस में इन्वेंट हुआ प्लास्टरिंग के लिए जो केमिकल, उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में मूर्तिकार क्या करता है, कुछ पाउडर निकालता है व्हाइट कलर का और उसमें पानी मिलाता है। पानी मिलाने के बाद जल्दी से उसका शेप साफ बना देता है, क्योंकि अगर शेप साफ बच गया, जल्दी नहीं बना, तो वो खुद ही हार्ड हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाया जाता है तो बनता है जिप्सम। ये बहुत ही हार्ड कलर का सब्सटेंस होता है।
मेरा हाथ टूट गया, तो हाथ टूटने के बाद क्या किया उसने, एक पट्टी लपेटी। पट्टी लपेटने के बाद एक पाउडर लिया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। उस पाउडर के ऊपर ऐसे पानी लगा के ऐसे प्लेन कर दिया, और जब प्लेन किया तो वो इतना हार्ड हो गया कि मेरा हाथ अब इधर उधर से मुड़ नहीं सकता। कम से कम 45 दिन के लिए इस जिप्सम ने मेरे हाथ को पूरा सॉलिड करके रखा, हार्ड करके रखा, और हाथ अंदर ही अंदर बिल्ट हो गया। तो ये इसका यूज है, और रिएक्शन क्या है वो आपके सामने लिखी हुई है। इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल मींस नीला तोता, ब्लू पैरेट के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है। जब इसे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं इसको छोड़ के, तो ब्लू कलर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। सेम ऐसे ही वॉशिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसको छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये अगेन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। मैंने आपको अभी बताया था और दोबारा भी बता रहा हूँ कि इन सभी के यूज भी आपको याद करने हैं। प्रिपरेशन तो एग्जाम में आई हुई है, इनके यूज एक एक नंबर के आते रहते हैं। अब चैप्टर आता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पूरे चैप्टर को हम जो है एक ट्रिक से करेंगे। इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही आसान हो जाएंगी। तो मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि जो भी अच्छे एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने लिखी थी। जो ऊपर वाले हैं रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम और सोडियम, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। और जो सबसे नीचे बैठे होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, ये गैस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उत्तेजित है, वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। जो बीच में है वो ठंडा और गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। और जो उत्तेजित है ही नहीं, उसे हमें उत्तेजित करना पड़ता है स्टीम देकर। तो ये ट्रिक है, आप इन तीनों को इस तरीके से याद कर लीजिए। आइए समझते हैं इन एक एक रिएक्शंस। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है पानी के साथ। स्टीम यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को याद रखो यार, ऑक्सीजन है इसके साथ, हाइड्रोजन नहीं है, बस मेटल ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन है इसलिए मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये देखिए, ये पोटेशियम है, पानी यानी ठंडा पानी, क्योंकि पोटेशियम खुद ही रिएक्टिव है यार, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा और बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही सोडियम, चाकू से काट लो, हवा के साथ, पानी के साथ, कैसे भी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये खुद ही रिएक्टिव है, तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे उसके नीचे कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम, ये जो लिक्विड लिखा है ना, ये लिक्विड कोल्ड वाटर भी है, और ये जो लिक्विड है ये हॉट वाटर भी है। कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो वही स्लैक्ड लाइम है, अरे वही स्लैक्ड लाइम है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हम एंट एसिड भी कहते हैं, एंट एसिड भी कहते हैं। तो ये एंट एसिड कैसे बन रहा है, मैग्नीशियम को पानी के साथ रिएक्शन करने पे बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये OH2 यहाँ है, OH2। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, तो पानी के ऊपर, पानी की लेयर के ऊपर ऐसे तैरने लग जाते हैं। यानी पानी के बाद, रिएक्शन करने के बाद ये हल्के होके पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। मींस ऐसे कुछ बबल तरह का बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। एक नंबर का सवाल यहाँ पर आया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे सुस्त मेटल्स यानी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना, इनको हमें एक्टिव करना पड़ता है स्टीम देकर। तो जब हम इनको स्टीम देते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे दो ही रिएक्शन है एल्यूमिनियम और आयरन की। ध्यान देने वाली बात और एक्सेप्शन और इंपॉर्टेंस वाली बात, PbCuAgAu, PbCuAgAu, PbCuAgAu रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ। ये पता नहीं गोल्ड का रेट ही क्यों बढ़ता है, रिएक्शन तो इससे होती नहीं है, पानी के साथ रिएक्शन होता नहीं है। हाँ, एक नंबर का सवाल यहाँ से आपका आया हुआ है कि रिएक्शन कौन नहीं करता पानी के साथ। अब है हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पता नहीं इस चैप्टर से डरते क्यों हैं बच्चे। मैं आपको इजीली बताता हूँ कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और कार्बन, यानी यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब छोटा हाइड्रोकार्बन ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बड़ा हाइड्रोकार्बन ले लो तो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये सिंपल एक रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ये आपको भूलना नहीं है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, होना तो सबके साथ यही है। आइए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब आप सिंपल समझो, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना। तो इसके अंदर जब आप ऑक्सीजन ऐड करोगे, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो ये है हमारा अल्कोहल अल्कोहल और ये है हमारा एसिड। तो ये अल्कोहल यानी इथेनॉल कन्वर्ट हो जा रहा है इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल कन्वर्ट हो जा रहा है इथेनोइक एसिड में। होता क्या है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड तो हमें याद रहता है, ये हम भूल जाते हैं अल्कलीन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। एग्जाम में पूछा गया है कि अल्कलीन KMnO4 अगर लैब में नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो आप किसका इस्तेमाल करके ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे? तो जिसको याद होगा कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 का इस्तेमाल होके हम कर सकते हैं, वो इसे लिख देगा। जिसको नहीं याद होगा वो ढूंढता रहेगा, सिर्फ एरो बना के छोड़ देगा, उसे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों को ही हमें याद करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आइए अब समझते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स ऐड होते हैं इसके पीछे। देखो ये जो बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर दिए। सेम ऐसे ही ये जब टूटेगा तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इसके ऊपर। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो ऐड हो गए, बाकी दो आर और चैन तो है ही। याद क्या है? निकल और पैलिडियम, निकल और पैलिडियम, निकल और पीडी के साथ हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो ये कैटलिस्ट है, इसे हमें भूलना नहीं है। एरो के ऊपर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं लिखना। अच्छे अच्छे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं इस एरो के ऊपर, इसलिए रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कोई आपको सुगंध आ रही है क्या? ये रिएक्शन आपको लेके आएगी आपके जीवन में सुगंध। जितनी भी परफ्यूम्स हैं वो सब इसी रिएक्शन से बनी हुई हैं। ये जो रिएक्शन है ये है ईस्टर बनाने का फॉर्मूला। ईस्टर मतलब स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको मिठास की खुशबू देगा, मिठास की खुशबू देगा। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। ईस्ट्रीफिकेशन, ये जो ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है, इसमें एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ईस्टर। ईस्टर वही ईस्टर है जो स्मेल देगा, परफ्यूम बनाएगा, और ये है पानी। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, CH3COOH, CH3CH2OH, यानी ये है हमारा इथेनोइक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है। ये हमारा इथेनोइक एसिड अल्कोहल इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो बनता है ईस्टर। और होता कैसे देखो, CH3COO, CH3COO, CH3COO लिख दिया मैंने। अब यहाँ से COO के बाद ये H यहाँ से हटा दो। अब बाकी इस चीज को उल्टा लिख दो। उल्टा का मतलब है पहले O लिखो, फिर CH2 लिखो, फिर CH3 लिखो। तो O लिखा, CH2 लिखा, CH3 लिखा। यहाँ से ये जो पानी है ये बाहर निकाल दिया। ये पानी जो है इसको बाहर निकालते ही ये बन गया, बाकी जो चीजें बच गई उसको यहाँ लिख दो। तो ये हो जाता है हमारा ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं बेस रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। इस होता क्या है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है एसिड बेस वाला। लेकिन यहाँ पर एसिड है इथेनोइक एसिड जो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है CH3COONA और वाटर। इसके साथ हीट भी निकल के आती है। तो इस हीट के कारण से इसे एग्जाम में पूछा जाता है, बट ये बहुत कम पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में नहीं था ये। अब बात करते हैं कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे होता क्या है। एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये एक बेस की तरह काम करते हैं। क्योंकि ये बेस की तरह काम करते हैं तभी एसिड बेस मिलने के बाद बनता है सॉल्ट।
और वाटर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरीके से समझेंगे तो रिएक्शन हमें याद हो जाएंगी। इसके बाद है आपका, एक एक करके करते हैं। देखिए ये इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा सॉल्ट, पानी और हवा। हो गया, काम खत्म। सेम ऐसे ही ये इथेनोइक एसिड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, पानी और हवा। तो ये सॉल्ट जो है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है। अब ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरा आके बैठ गया। होता क्या है इस रिएक्शन में, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और क्लोरीन उसकी जगह पे आ जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये हो जाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को लात मार के उससे बाहर निकाल देता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये हो कंप्लीट होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल CH3CH2OH, सबसे पहली रिएक्शन है मेटल विथ बेस के साथ, तो बनाता है मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये मेटल है, ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है ये सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस जो कि बाहर निकल जाती है और पॉप साउंड आता है। ये जो पॉप साउंड है ना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, पॉप साउंड आया, पॉप साउंड आया। ये रिएक्शन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसमें क्या होता है, पानी को हटा दिया जाता है कंपाउंड में से। ये जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ से इसको हटा दिया जाता है एसिड के एक्शन के कारण से, तो हमारा बन जाता है इथीन। ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल जब रिएक्ट करता है तो बनता है इथीन। पानी को निकाल दो, सिर्फ पानी को निकाल दो इसके अंदर से और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ पे H2 तीन, तीन छः, छः H है और यहाँ पे 4, तो 2 H कहाँ चले गए, यहाँ बाहर चले गए। ठीक है, ऐसे ही आपको सिर्फ पानी को, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो, ये यहाँ आ गया। पानी को निकाल दो, ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर एसिड है जो डिहाइड्रेट कर रहा है इस कंपाउंड इथेनॉल को।